चलिए देखते हैं खान सर का जो बुक है आरबीडी पब्लिकेशन का पॉकेट जी के समान ज्ञान, उसमें आधुनिक भारत के चैप्टर नंबर 5 देखते हैं सिख और अंग्रेज के बारे में। सिख और अंग्रेज के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है सिख संप्रदाय की स्थापना। सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक प्रथम गुरु ने की थी, ठीक है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। नानक साहब बाबर के समकालीन थे। 1496 ईस्वी में नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुण्य जीवन का आभास हुआ। नानक के गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की शुरुआत की। गुरु नानक ने अनेकों स्थानों पर संगम, धर्मशाला एवं पंगत लंगर की स्थापना किए। अब इसके गुरु नानक के अनुयायियों हेतु एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। सन 1539 ईस्वी में गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 52 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु बने थे। इनके प्रारंभिक नाम लाना था। इन्हें लंगर व्यवस्था नामक द्वारा शुरू व्यवस्था को स्थायी बनाए रखा एवं गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरु अमरदास 1552 से लेकर 1574 ईस्वी सिखों के तीसरे गुरु बने थे। अब गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए, जैसे हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन एवं प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की एवं गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास द्वारा 22 गद्दियों का स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। अब रामदास 1574 से 1581 ईस्वी बीबी भानी के पति सिखों के चौथे गुरु बने। अकबर द्वारा बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी गई। इसी भूमि पर गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापित किया। स्वर्ण मंदिर की नींव रखे। गुरु रामदास द्वारा अपने तीसरे बेटे अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। यहीं से गुरु पद पैतृक बना। अब गुरु अर्जुन 1581 से 1606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं एवं गति के साथ साथ कबीर, नामदेव व रैदास की रचनाओं की सम्मिलित किया। अब गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर जलाशय के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण कराया। 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण मरवा दिया। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645 ईस्वी सिखों के छठे गुरु हुए। हरगोविंद जी के सिखों को संत संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। वे गुरु हरराय 1645 से 61 ईस्वी सिखों के 7वें गुरु हुए। गुरु हरकिशन 1661 से 64 ईस्वी सिखों के 8वें गुरु हुए। इन्होंने दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। अब चेचक से इनकी मृत्यु हो गई। गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी सिखों के 9वें गुरु हुए। अब इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज गुरुद्वार के निकट मरवा दिया। अब आते हैं गुरु गोविंद के बारे में। गुरु गोविंद सिंह ने 1675 से 1708 ईस्वी सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हुए।
इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने अपने अपने को सच्चा पातशाह कहा एवं इनका निवास स्थान, शिक्षा ग्रहण स्थान आनंदपुर साहिब एवं कार्यस्थल पावता थी। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, कंघे, कृपाण, कक्ष और कड़ा रखने की अनुमति प्रदान की तथा सभी को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा। अब गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां द्वारा दीवार में चुनवा दिया। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ वैसाखी के दिन की स्थापना की एवं पाहुल प्रणाली जंत्र मंत्र व तंत्र विधि से हुआ तैयार जल को पाहुल और अमूत्र कहते हैं की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों को धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया तथा कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय की गुरु का काम करेंगे। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान ने हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर लक्ष्मण देव ने किया। इनका जन्म 1670 ईस्वी में रजौली गांव पुछ जिला में हुआ था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। अब इनका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इस हेतु उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक व गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुख सियर के फरमान पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह की गुरुदासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर हत्या की गई। बंदा बहादुर ने शहादरा कलगढ़ी नाम से विख्यात में हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिया था। अब नादिर शाह 1739 ईस्वी और अहमद शाह अब्दाली 1767 ईस्वी के आक्रमण ने पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई। बंदा के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब कपूर सिंह ने सभी जत्थों के रूप में संगठित किया तथा इन्हें दल खालसा का नाम दिया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहोलिया के नेतृत्व में रखा गया है। 1753 ईस्वी में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इससे सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। दल खालसा को 12 दलों में बांटा गया जिसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ समान होता है। अब रंजीत सिंह, इसका जन्म 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावाल में सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकर चकिया मिसल को मुख्य स्थान दिलाया। अब 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। सिख साम्राज्य की नींव 1799 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा लाहौर विजय अभियान के दौरान पड़ी थी। इनकी राजधानी लाहौर थी। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेडकॉफ तथा महाराजा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि संपन्न हुई। रणजीत सिंह के राज्य को 4 सूबों में बांटा गया। पेशावर, कश्मीर,
मुल्तान, लाहौर। अब रंजीत सिंह ने अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर का सौंदर्यीकरण करवाया था। रंजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे नादिर शाह 1739 ईस्वी में दिल्ली से लूट कर ले गया था। हरि सिंह नलवा रणजीत सिंह के सेनापति थे। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रणजीत सिंह की मृत्यु 7 जून 1839 ईस्वी में हो गई। 1845 से 46 ईस्वी में को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं 1848 से 49 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ। अब अंग्रेजों एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी को दोनों पक्षों में हुई। इसी के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। भैरववाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुई। इस संधि के अंतर्गत राजा दिलीप सिंह को संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का प्रवास पंजाब में स्वीकार लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिद्दा को राजा दिलीप सिंह के अलग कर और 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। प्रथम चिलियानवाल की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता शेर सिंह और ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच लड़ी गई और द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी में लड़ी, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए। 29 मार्च 1849 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का विलियम ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया और प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। अब विरासत एक खालसा नामक संग्रहालय आनंदपुरा साहिब में स्थित है। अब हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में है। अब इसी वीडियो में हम अगला चैप्टर भी देखेंगे। चैप्टर नंबर 6 है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि 1757 से 1760 ईस्वी एवं पुनः 1765 से 1767 ईस्वी में कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव आया। 1743 में भारत आया। क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। 1751 ईस्वी सीन ऑफ आरकाट की युद्ध घेराबंदी में अंग्रेज विजयी रहे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत कंपनी के संरक्षण में लिया। 1765 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तांतरित की गई थी। अब क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र हेतु 2 उप दीवान मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और रजा सिताब राय बिहार के लिए 2 नियुक्त किया गया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69 ईस्वी, कार्टियर 1769 से 72 ईस्वी, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74 ईस्वी। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब से अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों निर्धारित किया गया। मद्रास और मुंबई के गवर्नर को
इसके अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग्स यानी 1774 से 85 ईस्वी तक रहे। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल हुए। अब 1773 ईस्वी में बनारस की संधि हुई। 1750 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता आया था तथा अपनी कार्यकुशलता के कारण ही कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बना। अब वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 से वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया एवं 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों को स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। हेस्टिंग्स ने विलियम विल्किंस चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवाद को आश्रय प्रदान किया। इसी दौरान सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। अब हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन रोक लगवा दी। इसी के समयावधि में 1780 ईस्वी में जो जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी के अंदर कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसका अधिकार क्षेत्र केवल कलकत्ता तक था, किंतु कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति हो। हेस्टिंग्स ने नंद कुमार बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। 1774 से भारत में पहला डाकघर की स्थापना हुई। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 ईस्वी तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा संपन्न हुए। अब इसी के समयावधि में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। बनारस के राजा चैत सिंह को 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था। अब नोट में 1784 ईस्वी पीट इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु 1795 ईस्वी में आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी इसको एक अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी और 1805 ईस्वी इसकी समयावधि में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में दे दिए गए। अब कर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल हेतु और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोड का निर्माण किया जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे। अब पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार को इस अधिकार से मुक्त करा दिया। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। हर जिले में एक पुलिस थाने की स्थापना कर उसमें एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा, मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद प्रदान नहीं किया जा सकता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में कर्नल अलेक्जेंडर रीड ने विकसित की तथा 1820 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। इस भू राजस्व व्यवस्था के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंपे गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी।
कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू कर इसके तहत जमींदारों को अभू राजस्व का लगभग 90% कंपनी के तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। 1793 ईस्वी जमींदार प्रणाली लागू हुई। जॉन शोर द्वारा बंदोबस्त की योजना बनाई गई तथा इसके बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई थी। इसे जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। 1870 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सर जॉन शोर 1793 से 98 ईस्वी इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी वेलेजली द्वारा सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत की गई। हालांकि भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। अब सहायक संधि करने वाले राज्य में हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी यानी बरार एवं भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधी 1804 ईस्वी तथा अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर है। 1818 ईस्वी में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसी दौरान टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर 1799 ईस्वी में मारा गया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा ही कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती किए युवकों को प्रशिक्षित करने हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में की स्थापना की, किंतु ज़्यादा वैसिल होने के कारण इसे बंद कर दिया गया। अब हालांकि प्रशिक्षण के महत्व को समझते हुए 1806 ईस्वी में ब्रिटेन में हेलीवरी ईस्ट कॉलेज में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण को आरंभ किया गया। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस की दूसरी कार्यकाल के शुरुआत में 1805 ईस्वी में मृत्यु हो गई। सर जॉन वारले 1805 से 1807 ईस्वी सर्वोच्चता की नीति इसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1806 ईस्वी में वेल्लोर की घटित सिपाही विद्रोह थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक लॉर्ड मिंटो प्रथम आया। इसकी समयावधि में रणजीत सिंह और अंग्रेज के मध्य 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि मध्यस्थता में चार्ल्स मेडकॉफ संपन्न हुई। इसी दौरान चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में के पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1817 से 1823 ईस्वी सर्वोच्चता की नीति। इसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुआ। इसने नेपाल में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा तथा मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेज व गोरखपुर के मध्य संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में ही पिंडारियों का अंत कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में शामिल वासिल मुहम्मद चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इन्होंने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन हेतु नियम बनाए। इसी के समयावधि में 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट यानी काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अब हाल्ट मैकेंजी, रॉबर्ट मैटिस बोर्ड द्वारा 1822 ईस्वी में महालवाड़ी प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके जन्मदाता मैकेंजी थे। 1833 ईस्वी में मार्टिन बोर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अच्छे रूप से सामने आई। अब इसमें सरकार ने राजस्व के लिए किसानों से सीधा संपर्क न करके गांव जागीर के मुखिया लंबरदार किसानों को राजस्व वसूली का आधार बनाया। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए पंजियों तथा मानचित्रों का प्रयोग किया। पहले यह
उत्पादन का 2/3 था, बाद में घटाकर 50% कर दिया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी, इसके समय में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी बड़ा लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के मध्य यान्डबू की संधि संपन्न हुई। इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने असम को हड़प्पा। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी समयावधि में हुआ। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड तथा इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में जुगल किशोर शुक्ला ने किया। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी, 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने एवं कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर इसके विरुद्ध कानून बनाया गया। इस कानून की धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने से अवैध घोषित कर दिया गया। अब अकबर एवं मराठा पेशवाओं द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। बेंटिक ने कर्नल सलीम की मदद से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और ठग देवी काली की पूजा करते थे। 1835 ईस्वी में बेंटिक द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया। अब इसी समयावधि में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया एवं मैकाले द्वारा कानून को वर्गीकरण भी किया गया। अब बेंटिक ने 1831 से मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इस भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर भी नियुक्त किया गया। अब इसके द्वारा शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान चार्ल्स ने प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसी कारण इनको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, महत्वपूर्ण घटना प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत का कार्य करवाया। इसी समयावधि में ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। अब लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844 ईस्वी, लॉर्ड एलिनबरो। अब इसके कार्यकाल में प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके कार्यकाल में दास प्रथा का उन्मूलन भी हुआ। 1843 के भी के द्वारा संधि का विलय हुआ। अब नोट है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 से प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1844 से 1846 ईस्वी में ब्रिटिश विजय हुए। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी, द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध 1848 से 1849 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध। अब इस महारानी विक्टोरिया को जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेज दिया गया। 1849 ईस्वी पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हुआ। 1852 ईस्वी को लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज में शामिल कर लिया गया। डलहौजी द्वारा सन 1850 ईस्वी में सिक्किम पर अधिकार कर अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया। अब इनाम कमीशन के स्थापना 1852 ईस्वी में डलहौजी द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था।
अब डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत दिया तथा इस नीति को अंतर्गत अंग्रेजी साम्राज्य में राज्य विलय किए गए, जो सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में जैतपुर बुंदेलखंड और संभलपुर उड़ीसा, 1849 ईस्वी में बघाट हिमाचल प्रदेश, 1850 ईस्वी में उदयपुर मध्य प्रदेश, 1852 ईस्वी में झांसी, 1853 ईस्वी में नागपुर, 1854 ईस्वी में अवध ईस्वी में। अब एक कितूर की महारानी चेन्नम्मा के व्यापगमन के सिद्धांत के विरुद्ध 1827 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हड़प्पा खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में डलहौजी द्वारा अंग्रेजी राज्य में शामिल कर लिया गया और उस दौरान अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ 1856 ईस्वी में स्थानांतरित किया गया एवं शिमला में सेना का मुख्यालय स्थापित किया। डलहौजी ने 1854 ईस्वी में शिक्षा से संबंधित सुधारों में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल का 1857 ईस्वी को तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए तथा एक एक शिक्षा निदेशक प्रत्येक प्रदेश में नियुक्त किया गया। अब लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 ईस्वी में पारित किया गया और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इन्होंने भारत में प्रथम बार सार्वजनिक निर्माण विभाग पृथक रूप से स्थापित किया। इन्होंने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इनके शासनकाल में कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1853 ईस्वी में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत की। अब शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया। इसी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी को चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस लिया और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिस हेतु उम्र सीमा 1823 वर्ष रखी गई। अब नोट में सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय जिन्होंने 1863 ईस्वी में ब्रिटेन में संपन्न हुए सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। दूसरा 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजन किया जाने लगा। डलहौजी द्वारा नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया गया। इनके समय पंजाब का विलय हुआ। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 ईस्वी के विद्रोह में परिणाम स्वरूप प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारतीय शासन कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। अब व्यापक सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को अब समाप्त कर दिया गया। भारत में पहली सफल कॉटन मिल 1854 ईस्वी में मुंबई में काओ सजी नानाभाई डाबर द्वारा स्थापित की गई। अब उत्पादन 1856 ईस्वी में शुरू किया गया। 30 जून 1857 ईस्वी को चिन्हट का युद्ध मौलवी अहमदुल्ला शाह और हेनरी लॉरेन के मध्य हुआ। परिणाम स्वरूप हेनरी लॉरेन की मृत्यु हो गई। इनके शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत मुंबई, कलकत्ता एवं मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब इनके शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लागू किया गया।
अब है इसके कार्यकाल में 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक का पद बनाया गया, जो स्वतंत्रता के बाद भी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कहलाता है। बजट व्यवस्था का आरंभ हुआ। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में एक कानून बना दिया गया और सन 1859 ईस्वी अपराध विधवा संहिता लागू की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी में पारित किया गया एवं पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। 1859 ईस्वी में कोलकाता में रिसडा में पहली जूट मिल लगाई गई थी। अब लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 ईस्वी में वहाबी आंदोलन का दमन। 1863 ईस्वी में इनकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लॉर्ड लॉरेंस यानी 1864 से 69 ईस्वी, इनके शासनकाल में 1865 ईस्वी में भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया गया और अफगानिस्तान के संबंध में इन्हें हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई, जिसके शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इनकी समयावधि में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इनके द्वारा हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई। 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार ने इंपीरियल वन विभाग की शुरुआत की और 1866 ईस्वी में जर्मन वन अधिकारी डॉक्टर डिस्ट्रिच बैंड्रिज को वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो। वाह ससुरा। अब लॉर्ड एल्गिन के बारे में जानते हैं। 1862 से 1863 ईस्वी वहाबी आंदोलन का दमन। 1863 ईस्वी में इनकी धर्मशाला यही हिमाचल प्रदेश में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, देख चुके थे। अब लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 1869, इसके शासनकाल में 1865 ईस्वी भूटान द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया गया। अफगानिस्तान के संबंध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसको शानदार निष्क्रिय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी समयावधि में उड़ीसा में 1866 ईस्वी में और बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 ईस्वी से 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इनके द्वारा हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। भारत और यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा शुरू की गई। 1864 ईस्वी में ब्रिटिश भारत सरकार ने इंपीरियल वन विभाग की शुरुआत की और 1866 ईस्वी में जर्मन वन अधिकारी डॉक्टर डिस्ट्रिच बैंड्रिज को वन महानिरीक्षक नियुक्त किया। अब लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 ईस्वी में की गई। इन्होंने एक कृषि विभाग की स्थापना सन 1872 ईस्वी में की। एक अफगान द्वारा 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी गई। भारत में अंग्रेजों के समयावधि में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई। अब है लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी, इसकी समयावधि में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में बड़ौदा के मल्हाराव गायकवाड़ को पदच्युत करके मद्रास भेजा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा यह घोषणा की, मेरा उद्देश्य करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों पर रोक लगाना है। पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इनके कार्यकाल के दौरान स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। अब लॉर्ड लिटन के बारे में।
लॉर्ड लिटन 1876 से 1888 ईस्वी में। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार व निबंधन लेखक था। साहित्यकार में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसकी समयावधि में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन द्वारा रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब इसकी समयावधि में 1878 ईस्वी में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। अब अगला पॉइंट है, लिटन द्वारा मार्च 1878 ईस्वी में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारत समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। विशेषकर यह कानून राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंध करने हेतु लगाया गया था। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। अब नोट में है, पायनियर अखबार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी को समर्थन किया। 1878 ईस्वी को लॉर्ड लिटन के समय में ही भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके अंतर्गत शस्त्र रखने और व्यापार करने हेतु लाइसेंस की अनिवार्य बना दिया गया। इन्होंने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। लॉर्ड लिटन द्वारा अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय को स्थापित किया गया। अब लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी। रिपन द्वारा सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को दोबारा से बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिया गया। इन्होंने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई। अब इसकी समयावधि में ही भारत में 1881 से सर्वप्रथम नियमित जनगणना संपन्न की गई। तब से लेकर अब तक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई। लॉर्ड रिपन द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन की समयावधि में शैक्षिक सुधारों के तहत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक हंटर आयोग गठित किया गया था। इसी दौरान यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई हेतु इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, किंतु यूरोपियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से नाम दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्वादर के संज्ञा प्रदान की है। अब है लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इनके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी हुआ एवं बर्मा के अंतिम रूप से ब्रिटिश राज में मिला लिया। अब लिया गया इसी दौरान बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। 1886 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड डफरिन ने सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में भारतीय सिविल सेवा परीक्षण में निहित विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य हेतु एचिसन कमीशन का गठन हुआ। लॉर्ड डफरिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को A.O. ह्यूम के नेतृत्व बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरंट रेखा का निर्धारण इसी समयावधि में हुआ। 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया गया। इसके अंतर्गत स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से ज़्यादा कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसके साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई थी।
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 ईस्वी। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की है। 1895 से 1898 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश भयंकर अकाल पड़े। 1897 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सेना और अफगानों के मध्य पख्तूनख्वा पाकिस्तान में सारागढ़ी का युद्ध हुआ। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रिक की अध्यक्षता में कर्जन द्वारा एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई। 1902 ईस्वी में सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग स्थापित किया गया। अब इनके कार्यकाल के दौरान 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। इन्होंने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कॉलेज क्वेटा में को स्थापित किया। प्राचीन स्मरण परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के तहत कर्जन ने भारत में प्रथम बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की तरफ ध्यान दिया। इस कारण कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग ASI की स्थापना की। अब इसी के समयावधि के दौरान कलकत्ता में एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। कर्जन का भारत विरोधी कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किया था। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी। इसकी समयावधि में आगा खां और सलीम उल्लाह खां द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय की कार्यकाल में हुआ। 1907 में सूरत में राष्ट्रवादी प्रतिनिधियों के सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के मध्य बैठक संपन्न हुई। इन्हीं के कार्यकाल में मुसलमानों हेतु एक अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा की गई थी। अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में आते हैं। किसके बारे में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 ईस्वी। इसके समय में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत दौरे पर आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जहां पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भी की गई थी। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड को अंजाम देने के कारण भाई बालमुकुंद बिस्सा को फांसी की सजा दी गई। पहला दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। इसी के समयावधि में 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। इन्हीं के शासनकाल में फिरोजा शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप का प्रकाशन किया गया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाया गया था। अब लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। इनके कार्यकाल में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में पुनः कांग्रेस का एकीकरण हुआ और साथ ही मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी हुआ। 1918 ईस्वी में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। इन्हीं के समयावधि में 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में शिक्षा पर सैंडलर आयोग 1917 ईस्वी में गठन किया गया था। इसी के समयावधि में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट भी पारित हुआ। इसी के कार्यकाल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ।
खिलाफत आंदोलन और गांधी का असहयोग आंदोलन भी इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के दौरान हुआ। 1920 ईस्वी में एस.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को गठित किया गया। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 ईस्वी, इसके कार्यकाल में ही 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एवं बाद में महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया गया। 1923 ईस्वी को चुनाव में इस दल को मध्य प्राप्त और बंगाल के पूर्ण बहुमत हासिल हुआ। इसके काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा पर आए और इस दिन संपूर्ण भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। अब इनके शासनकाल के दौरान 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद के सिविल सेवा परीक्षा ICS परीक्षा शुरू हुई। 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा कार्य करना आरंभ किया। इन्हीं के कार्यकाल में 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज राष्ट्रवादी नेता स्वामी सदानंद की हत्या कर दी गई। अब लॉर्ड इरविन कौन है? लॉर्ड इरविन के बारे में जानते हैं। 1926 से लेकर 1931 ईस्वी, इन्हीं के समय अवधि में फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। इसी के समय 1922 ईस्वी में लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। इसी के समयावधि में लाहौर जेल में जतिन दास द्वारा 13 जुलाई 1929 ईस्वी को भूख हड़ताल आरंभ एवं भूख हड़ताल को 64वें दिन 13 सितंबर 1929 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय और अंग्रेज कैदियों के मध्य व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। अब इन्हीं की समयावधि में 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन द्वारा उन्हें बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया गया। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए एवं साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। इन्हीं समयावधि में 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग नहीं लिया गया। अब हार्टोज समिति 1929 ईस्वी शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित है। 1930 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तर पश्चिम भारत को मुस्लिम राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक संपन्न हुआ। इसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया और प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के उपरांत भी महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 3 जनवरी 1932 ईस्वी को पुनः प्रारंभ किया गया। इनके कार्यकाल में रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत को घोषणा की गई। इस द्वारा दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया तथा दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। गांधी जी इससे बहुत दुखी हुए और उन्हें इसे हटाने हेतु आमरण उपवास आरंभ किया। अंत में पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी हुआ। इसमें दलित वर्गों हेतु साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। 1934 ईस्वी में बिहार में भयंकर भूकंप आया। इन्हीं के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया।
इन्होंने कांग्रेस में मुंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में भाग लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा द्वारा की गई थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 43 ईस्वी। इनके कार्यकाल में 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। उन्होंने सेना को भूख से पीड़ित बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था। अब इनके शासनकाल के दौरान पहली बार चुनाव कराए गए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं हासिल हुआ। इनके शासनकाल के दौरान 1 सितंबर 1939 ईस्वी को तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध के झोंक दिया। कांग्रेस ने इनका विरोध किया और न कोई भाई और न कोई पाई का नारा दिया। कांग्रेस द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 ईस्वी में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। अब अगस्त 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा लाया गया। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया। लॉर्ड बेवेल 1944 से 1947 से बेवेल के समय में ही शिमला सम्मेलन 1945 ईस्वी में संपन्न हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे दी जाएगी। अब लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948। मार्च 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरण हेतु भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई। इस भारतीय विभाजन शामिल था। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को एटली के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत एवं पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत को प्रथम गवर्नर जनरल हुए। नोट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी हुए। ठीक है, अगला वीडियो देखेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जो कि अगला वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज दोस्त।